So hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover unit 4 of physics tensors. So इसकी थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई क्वांटिटी है, अगर उसमें केवल मैग्नीट्यूड है तो वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसमें एक डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो डायरेक्शन या दो से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी तो वो टेंसर्स होगी, तब उस क्वांटिटी को हम टेंसर कहेंगे। फिर आता है रैंक ऑफ टेंसर। तो टेंसर की रैंक हमें कैसे पता चलेगी? अ स्केलर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, सो वी कैन से इट एज अ जीरो ऑर्डर टेंसर। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फिर वो कैसा होगा? स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो कौन सा टेंसर होगा? जीरो ऑर्डर टेंसर होगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पास वन डायरेक्शन होती है तो वो वन ऑर्डर टेंसर होगा। हम स्ट्रेस की बात करें, जिसे हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके पास दो डायरेक्शन होंगी तो उसे बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर टेंसर। फिर आता है बेसिस वेक्टर, तो जितने कंपोनेंट्स होंगे उतने ही बेसिस वेक्टर होंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन डायमेंशनल स्पेस। डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन नंबर। वन डायमेंशन में आप एक्स वाई जेड में से कोई सा भी एक ले सकते हो। टू डायमेंशन में से आप एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड में से कोई सा भी ले सकते हो। और थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपको एक्स वाई जेड तीनों लेने होंगे। अब आपका एन डायमेंशनल स्पेस होगा तो आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक ले सकते हो, या फिर एक्स वन ऊपर लगा के। ऊपर लगाओगे तो आपका सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा और नीचे लगाओगे तो सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, इसमें कि ये n 1 2 3 आपकी पावर नहीं है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये तो आपका बेसिक था। अब आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। तो कैसे करोगे? x1 है तो आप x1 लिखोगे पहले, फिर x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, xn डैश तक। आप x1 डैश भी लिख सकते हो और x डैश वन भी, दोनों ही चीज़ सही है। तो ये चीज़ मैंने ऊपर लिख के बताया और ये x1 से xn तक और x1 डैश से xn डैश तक, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को। तो अब आप अगर x1 डैश के लिए निकालोगे तो आप x1 डैश बाहर लिखोगे और x1 से xn तक अंदर लिखोगे। i डैश के लिए करोगे तो i डैश आ जाएगा, i की वैल्यू 1 से n तक होगी। फिर उसके बाद ये लिख रखा है इन्होंने, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या कहता है कि आपका फंक्शन है a1 x1 a2 x2 a3 x3 या फिर an xn तक। तो आप कैसे लिखोगे? i इज इक्वल्स टू 1 से n जाएगा समेशन लगा के, ai xi इक्वल्स टू क्या लिखोगे? समेशन लगा दोगे ai xi। मतलब क्या है इसका? आप i इक्वल्स टू 1 से n ना भी बताओ तो समझ आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उन्होंने क्या कहा? तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आप समेशन भी ना लगाओ तो भी ये समझ आ जाएगा। तो ai xi आप लिख सकते हो। अब डमी सफिक्स क्या होता है? ये आपके एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डमी सफिक्स क्या है। तो द सफिक्स विच अकर्स ट्वाइस इन अ टर्म, किसी टर्म में कोई सफिक्स अगर दो बार आता है, एक बार ऊपर पोजीशन में और एक बार नीचे वाली पोजीशन में, एक बार ऊपर वाली पोजीशन में एक बार नीचे वाली पोजीशन में, तो फिर वो क्या होगा? डमी सफिक्स। तो इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, ए आई म्यू एक्स आई। तो आई दो बार आ रहा है तो इसलिए आई क्या है? डमी सफिक्स है। उसके बाद मैंने इसे प्रूफ करके दिखाया है कि आपका डमी सफिक्स क्या हो सकता है? रिप्लेस हो सकता है। अगर आप जे ले लो, आई जे कुछ भी ले लो, आप आई जे कुछ भी ले सकते हो डमी सफिक्स को, ठीक है? वो रिप्लेस हो सकता है दूसरे सफिक्स से। कैसे हो सकता है? चलो एक्सप्लेन करती हूँ आपको एक बार। A1 आपने क्या करा? आपने आई की जगह 1 पुट करा, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन बनी। आपने आई की जगह 1 2 3 पुट किया, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर आपने जे ले लिया, फिर आपने जे की जगह 1 2 3 पुट किया। अब आप देखना उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस क्या होंगी? आपकी एकदम सेम होंगी। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो? डमी सफिक्स रिप्लेस हो सकता है एक दूसरे से। अब रियल सफिक्स की बात करोगे तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी ऊपर, उसमें म्यू क्या होगा? रियल सफिक्स होगा, क्योंकि उसमें एक टर्म में आपका एक ही बार आना चाहिए सफिक्स, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा? आपका रियल सफिक्स होगा। सो अब रियल सफिक्स आपका रिप्लेस नहीं हो सकता बाय एनी अदर रियल सफिक्स। तो अब आता है क्रोनेकर डेल्टा। तो क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है आपका? इसको डिनोट किया जाता है बाय अ सिंबल डेल आई जे एंड इट इज़ डिफाइंड एज। अब इसे डिफाइन क्या करते हैं? इसकी दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, 1 या 0। अगर आई और जे बराबर होंगे तो 1 आएगी, अगर आई और जे बराबर नहीं है तो आपकी 0 आएगी। इसे डिनोट तीन तरह से कर सकते हो, डेल आई अपॉन जे करके, डेल आई जे एक साथ लिख के, या फिर डेल आई जे नीचे लिख के। मतलब आप आई और जे अलग अलग भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, आप एक साथ भी लिख सकते हो दोनों तरफ ऊपर, और दोनों तरफ नीचे भी लिख सकते हो। दोनों जगह ऊपर भी लिख सकते हो, दोनों जगह नीचे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपकी इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि क्रोनेकर डेल्टा की आपको 4 प्रॉपर्टी लिख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी नहीं है। सो अब आता है लिवी सेवेटा टेंसर। तो लिवी सेवेटा टेंसर को आप एक और नाम से जानते हो, एप्सिलॉन टेंसर। रैंक 3 का टेंसर होता है। रैंक्स में आपको बता चुकी पहली, क्या होती है रैंक? क्या होती है आपकी रैंक? जितने आपके इंडाइसेस होंगे उतनी आपकी रैंक होगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के लिखा हुआ है, 3 इंडाइसेस यूज़ किए हैं आई जे के, तो इसलिए आप क्या बोलोगे? रैंक कितनी है? 3 है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है 3।
पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लीवी सिवेटा टेंसर जो है एक क्वांटिटी है जो कि एंटी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ एनी टू इंडाइसिस। अगर आप किसी भी दो इंडाइसिस को चेंज करोगे तो वो क्या लग जाएगा, वहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, एंटी सिमेट्रिक है। तो आपने क्या लिखा, एप्सिलॉन आई जे के, फिर आपने क्या करा, फिर आपने आई और जे को घुमा दिया, जे पहले लिख दिया, आई बाद में लिख दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, के और आई को घुमा दिया, तो आपका फिर पॉजिटिव हो जाएगा दोबारा। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, एक बार इंडाइसिस को चेंज किया तो नेगेटिव आया, दूसरी बार उसी चेंज किया तो आपका पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ ज़ीरो, वो ज़ीरो होगा अगर कोई भी दो इंडाइसिस सेम हो जाए, लाइक आई आई, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या कहता है कि उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर इंडाइसिस को चेंज करोगे आप साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो उसका फिर एक और फॉर्मूला है, आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा यूनिट 1 में, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह आप इसे लिख सकते हो, आई एप्सिलॉन आई डॉट एप्सिलॉन जे क्रॉस एप्सिलॉन के। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर। सो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में आप ऊपर लिखते हो आई को, ठीक है, जो आपका इंडाइस होता है उसे आप ऊपर लिखते हो, और कोवेरिएंट में आप नीचे लिखते हो, ठीक है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इसको कैसे लिखोगे, ऊपर की तरफ लिखोगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ए आई डैश निकालना है आपको, मतलब ए आई आपको गिवन है एक कंपोनेंट सिस्टम में, दूसरे कंपोनेंट सिस्टम में आपको ए आई डैश बताना है। तो ए आई डैश इक्वल्स टू, अगर आपको आई डैश गिवन है, मतलब आई गिवन है ना, तो आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा लोगे, तो इक्वल्स टू ए अल्फ़ा, फिर लगाओगे डेल एक्स, ठीक है। अब एक्स के ऊपर क्या लिखोगे, आई डैश, क्योंकि आपको किसके लिए पूछा, आई डैश के लिए, और ए के ऊपर क्या है, अल्फ़ा है, तो इसलिए आप नीचे अल्फ़ा लगा दोगे, ठीक है। कोवेरिएंट के केस में क्या करोगे, कोवेरिएंट के केस में आप नीचे लिखोगे आई, ठीक है। तो अब आई नीचे है तो ए के साथ जो लगाओगे अल्फ़ा वो भी आप नीचे लगाओगे, और आई नीचे है इसका मतलब डेल एक्स डैश आई भी आपका नीचे जाएगा और अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, इस बार एक्स की पावर में जो अल्फ़ा है, जबकि इसे पावर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर आता है आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर था रैंक 1 का, अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट रैंक 2 का। अब एक बात और, यहाँ पे वेक्टर ऑफ रैंक 1 लिखा था, तो वेक्टर ऑफ रैंक 1 से मतलब क्या है, आपका जो आपका वेक्टर होता है उसमें एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए वो क्या बोलेंगे, हम उसको रैंक 1 बोलेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 देखते हैं, तो उसमें आपके आई और जे दो इंडाइसिस यूज होंगे। सो आई इक्वल्स टू 1 से एन जाएगा, जे भी इक्वल्स टू 1 से एन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एन स्क्वायर का फंक्शन होगा, ऊपर क्या था, एन फंक्शन था, क्योंकि एक ही आपका इंडाइस था, यहाँ पे दो इंडाइसिस हैं, तो इसलिए आप क्या यूज़ करोगे, एन स्क्वायर फंक्शन। अब क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे ए डैश आई जे होगा, क्योंकि आपके दो इंडाइस लगेंगे। अब आप क्या करोगे, आई जे दोनों ऊपर हैं आपके, तो आप डैश, तो आप क्या करोगे, ए अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लोगे, ठीक है। दोनों ऊपर हैं, दोनों अल्फ़ा बीटा आपने ऊपर लिख दिए। अब आपके आई जे ऊपर हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स के साथ आप आई डैश और जे डैश ऊपर लगाओगे, आई के साथ नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा, और जे के साथ नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर में, मतलब एक्स के सुपरस्क्रिप्ट में आपका बीटा। ऐसी कोवेरिएंट के लिए कर लोगे, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपका ए के साथ अल्फ़ा बीटा नीचे आ जाएगा, और आई जे आपके इस बार नीचे लिखे हैं, तो इसका मतलब आई डैश जे डैश नीचे आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, तो आपको मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट बताया था रैंक 2 का, कोवेरिएंट बताया था रैंक 2 का, उन्हें मैंने दोबारा लिखा हुआ है, इसी से हम जनरेट करेंगे मिक्स्ड टेंसर। तो देखो, कॉन्ट्रावेरिएंट में दोनों ऊपर लिखे थे, कोवेरिएंट में दोनों नीचे, मिक्स्ड में क्या करोगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ए डैश आई जे इक्वल्स टू ए अल्फ़ा बीटा डेल एक्स डैश आई एक्स डैश। अब आप देखो, आई आपका ऊपर लिखा है तो इसका मतलब डैश आई ऊपर आएगा, अब जे आपका नीचे लिखा है तो डैश जे नीचे आएगा आपका। आई के साथ अल्फ़ा होता है तो उसके अपॉन में आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर में अल्फ़ा, और जे के ऊपर क्या लिखोगे, बीटा लिखोगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका इनवेरिएंट टेंसर। ये सब मैंने ऊपर वही चीज़ लिखी हुई है कि आपका किस तरह से मिक्स टेंसर बना। इनवेरिएंट टेंसर क्या कहता है कि आपका ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है जिसके पास सेम कंपोनेंट हो डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, बट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक टेंसर जिसकी रैंक क्या होती है, हाई रैंक होती है, पास सेम कंपोनेंट है इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो क्या होगा, सेम कंपोनेंट होगा, तो आप इनवेरिएंट टेंसर कहोगे। उसमें क्या होता है, चेंज नहीं हो रहा होता, उसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता। उसके बाद आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स। तो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स क्या होता है, अब आप दो टेंसर्स लोगे, दोनों को या तो ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उसे क्या बोलोगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। तो आपका आता है कि कौन से टेंसर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो जिनकी सेम रैंक हो, सेम टाइप हो। अब रैंक तो मैं आपको बता चुकी, तो ए आई जे के, तो इसका मतलब रैंक क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि आई है, जे है, के है, 3 है, तो इसका मतलब रैंक 3। ऐसी दूसरा, ए के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है आपका के, और सबस्क्रिप्ट में लिखा है आपका एल एम लिखा है आपका, ठीक है। ए की एल एम लिखा है तो यहाँ पे आपके फिर से 3 रैंक है, लेकिन अब टाइप समझो, तो जो ऊपर होता है उसे लिखोगे, फिर जो नीचे होता है उसे लिखोगे। तो पहले होगा आपका ए वाले में
आई जे के, मतलब आई एक ऊपर है फिर जे के नीचे है, तो 1 2 हो जाएगा। और सेकंड वाले में आपका फिर से एक ऊपर है 2 नीचे है, तो 1 2। अगर आपके 2 ऊपर होते हैं तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर एक नीचे होता है तो 2 1 हो जाएगा। अब एक थ्योरम आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं से हो। अब ये जो मैंने आपको समझाया था वही एक थ्योरम लिखी हुई है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं टेंसर्स का हो कि रैंक और टाइप सेम हो, और जो टेंसर मिलेगा वो भी हमें सेम रैंक और टाइप का मिलेगा। तो इसको मैंने करके दिखाया हुआ है, इसे आप देख लेना एक बार, इसे आप देख लेना एक बार। तो जब आप करोगे ना इन्हें ऐड, तो जो कॉमन आएगा वो तो कॉमन लिख लोगे, ठीक है, और जो आपका फिर बचेगा सी डैश लिख लोगे, ठीक है। फिर आप ए डैश बी डैश को एडिशन करके सी डैश लिख लोगे, और जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसे डी डैश लिख लोगे। अब आपके दो टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, तो जैसे आपने लिखा ए आई जे के मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका आप बी पी क्यू आर से, तो इस बार आपकी रैंक क्या है, फिर से 3 3 गिवन है, इसकी भी रैंक 3, इसकी भी रैंक 3। टाइप कौन सा है उसका, 1 2 टाइप है, और दूसरे वाले का 2 1 टाइप है। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट आएगा आपका सी आई पी क्यू आएगा, और जे के आर, मतलब जो आपके ऊपर वाले होंगे वो ऊपर वाले में हो जाएंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो नीचे वाले में। तो आई पी क्यू और जे के आर, तो इस बार रैंक कितनी हो जाएगी, इस बार कितने यूज़ हुए इंडाइसेस 6, तो 6 रैंक हो जाएगी। और टाइप क्या होगा, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 3। ठीक है, इस बार टाइप दोनों के ही सेम आए, ठीक है, 3 3। तो अब थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई टेंसर है आपका आर एस का, और उसे आप मल्टीप्लाई करोगे एक टेंसर से आर डैश एस डैश से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आर में आप आर डैश ऐड कर दोगे और एस में एस डैश ऐड कर दोगे। ठीक है, ऊपर वाला मैंने आपको समझा ही दिया था एक सिंपल एग्जाम्पल से, ही आपकी थ्योरम कहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रूफ दैट, तो आप आउटर प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, ओपन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ऑफ 2 वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ करना है ये जो आउटर प्रोडक्ट है आपका 2 वेक्टर्स का, वो टेंसर है रैंक 2 का। आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर आपका लिखा है वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है, जिसमें आपका एक ही इंडाइसिस हो। ठीक है, तो अब आपका एक इंडाइसिस है इसलिए आपने लिख लिया ए आई और बी जे, एक ऊपर लिख लिया एक नीचे लिख लिया। अब क्या करोगे आप, पहला वाला आपका कॉन्ट्रा वेरिएंट हो जाएगा क्योंकि ऊपर लिख, और सेकंड वाला आपका को वेरिएंट हो जाएगा क्योंकि उसमें नीचे लिखा है। अब आप कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट्स में क्या करते हो, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हो। अब इसमें तो ऊपर है नहीं कुछ और इसमें नीचे नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए आई और बी जे एक साथ हो जाएगा, आपका जो भी आएगा सी आई जे बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका टेंसर हो जाएगा रैंक 2 का। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो अब कॉन्ट्रैक्शन क्यों पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए पढ़ना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बिना आप इनर प्रोडक्ट नहीं समझ पाओगे। इनर प्रोडक्ट में कॉन्ट्रैक्शन का रूल यूज़ होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपका एक मिक्स टेंसर है जिसकी रैंक 4 है, ए आई जे के एल। ठीक है, आई जे ऊपर लिखे हैं, के एल नीचे लिखा है। अब आप क्या करो, किसी भी दो इंडाइस को इक्वल कर दो, तो आपने इक्वल जब करा तो आपका कितना हो जाएगा, रैंक सिर्फ 2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ए आई के बचेगा। अब आपका रैंक 4 का टेंसर कितने का बन गया, रैंक 2 का। तो जब भी हम किसी एक कॉन्ट्रावेरिएंट को और किसी एक कोवेरिएंट को इक्वल कर देते हैं तो आपका रैंक क्या हो जाता है, 2 से रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने हिंदी में लिखी हुई है। फिर आती है आपकी थ्योरम। ठीक है, अब एक और थ्योरम आती है आपकी, अब मिक्स टेंसर ऑफ टाइप ए आई जे बिकम इनवेरिएंट। तो अब आपका मिक्स टेंसर है जिसका टाइप है ए आई जे, अब वो क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा अगर आई जे को बराबर कर दो। तो सिंपल बात है, आपका 2 ही रैंक दिया हुआ है इस बार, है ना, ए आई जे है 2 रैंक है, और जब आप इसे क्या करोगे, मिक्स टेंसर बनाओगे तो 2 का 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्शन नहीं बचेगा यहाँ पे कोई भी, तो आपका इनवेरिएंट हो जाएगा, मतलब नो चेंज वाला। ठीक है, अब आता है इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट में कॉन्ट्रैक्शन का रूल यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले कॉन्ट्रैक्शन समझाया था। अब देखो इनर प्रोडक्ट में क्या होता है। तो मैंने पहले आपको आउटर प्रोडक्ट का लिखाया है कि आउटर प्रोडक्ट में सिंपल आप ऊपर वाले और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए बी पी क्यू सी आर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इनर प्रोडक्ट में आपको किसी दो को इक्वल करना होगा। लाइक इसमें मैंने आर और ए को इक्वल कर रखा है, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और आपके रैंक में क्या होगा, 2 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लाइक आपकी रैंक 6 गिवन है, तो आपकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यही चीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 2 टेंसर्स गिवन है, उसमें रैंक क्या शो करनी, उसमें आपको रैंक शो करनी है कि उनकी रैंक 3 आएगी। अब कैसे आएगी, तो आप किसी भी दो को इक्वल कर देना। लाइक क्यू और आर को इक्वल करोगे आप, तो आपकी फिर क्या बचेगा, पी एस टी बचेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर एंड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इज अ स्केलर इनवेरिएंट। तो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी समझाया था पीछे, कैसे हो जाएगा वो आप बताओगे अब मुझे। उसके बाद है सिमेट्रिक टेंसर। तो अब आपके 2 टाइप के टेंसर हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि आपका आई जे इक्वल्स टू जे आई आई, जब आप सफिक्स, तो जब आप इंडाइसिस लगाओगे ए आई जे इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए जे आई, तो वो सिमेट्रिक होगा।
ठीक है, ए आई जे के, तो ए जे मतलब आप आई जे को चेंज कर लो, जे के को या आई के को। अब आती है थ्योरम। तो थ्योरम सेम यही चीज़ लिखी है कि वन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये सिमेट्रिक हैं तो दूसरे में भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। उसके बाद इसमें ये बोला है कि आपके अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखो तो आपके एन स्क्वायर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट कंपोनेंट देखोगे तो कितने होते हैं, n+1/2। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक के लिए पढ़ते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक को आप क्या बोलते हो, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर बोलते हो, ठीक है। तो ए आई जे इज माइनस, सो ए आई जे इज नेगेटिव ऑफ ए जे आई। इस बार क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ही यही है कि वो क्या हो, उसका नेगेटिव हो। उसके बाद अब इसमें भी क्या करोगे, आई और के को चेंज कर दोगे, आई और एल को चेंज कर दोगे। अगर आप एन डायमेंशनल स्पेस के लिए देखोगे तो क्या आएगा आपका एन स्क्वायर, क्योंकि आई भी आपका 1 to n जाएगा और जे भी 1 to n, इसलिए एन स्क्वायर आएगा। यही सेम आपका सिमेट्रिक के लिए था। टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने एन डायमेंशनल स्पेस में, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में एन स्क्वायर है। लेकिन अगर आप एंटी सिमेट्रिक की बात करो तो एंटी सिमेट्रिक में कितने आएंगे, n(n-1 2)। तो अगर आप एंटी सिमेट्रिक में डिफरेंट की बात करो तो n(n-1 2) आएगा, और सिमेट्रिक में कितना था, प्लस था, ठीक है। अगर आपके 3 इंडाइसेस आ जाएंगे तो आप एक और n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n² n-1 2 आ जाएगा। सो अब आपकी लास्ट थ्योरम है क्वेश्चन लॉ। अ सेट ऑफ क्वांटिटीज हुज इनर प्रोडक्ट विद आर्बिट्री वेक्टर इज अ टेंसर आर इटसेल्फ टेंसर। वेक्टर को सबसे पहले समझो, वेक्टर क्या है, आपका टेंसर है रैंक 1 का। उसके बाद ये सेट ऑफ क्वांटिटीज़ आपकी टेंसर है, ये चीज़ बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। अ सेट ऑफ क्वांटिटीज़, अगर उनका आप तो आपकी सेट ऑफ क्वांटिटीज़ भी टेंसर है। जब इनका इनर प्रोडक्ट करोगे आप आर्बिट्री वेक्टर के साथ, वो भी आपको क्या मिलेगा, टेंसर मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।